गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 307 और पेज नंबर 308 इन पे दिए गए टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर अभी हमारा वही चल रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए, इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति को हमें यहां पर डिस्कस करना है कि कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। ठीक, तो मैं एल्किल हैलाइडो की बात कर रहा हूं यहां पर। एल्किल हैलाइडो का अगर मैं स्ट्रक्चर खोलने लगूं तो आपको पता है कि कार्बन की कुल कितनी संयोजकता होती है, 4। तो 3 तो ये और 1 जुड़ी होगी हैलोजन परमाणु के साथ में। फिर आप ये भी जानते हो कि X जो होता है यहां पर, X क्या होता है, X इक्वल टू X एक हैलोजन परमाणु है जो कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इसे फ्लोरीन मान करके चलता हूं। ठीक, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित हो जाता है और जो कार्बन होता है इस पर इसकी कंपेयर में आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच में जो सह संयोजक बंध बना है उसमें आंशिक आयनिक लक्षण की उपस्थिति के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात दोनों के ऊपर विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। एक बात तो आपको यह समझनी है। दूसरी बात, आपको एक चीज और दिखाई देती है कि ये एक समूह है, हैलोजन परमाणु का एक समूह ले लिया मैंने जिसमें किस किस को रखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है। ठीक, तो आप देखेंगे कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, यानी अगर मैं इसको समूह के रूप में रखूं तो मैं इस तरह से अरेंज करूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु की जो त्रिज्या है ना, वो क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो इस बात से मुझे एक बात पता चली कि फ्लोरीन का जो आकार है वो तो कम होगा और आयोडीन का जो आकार होगा वो अधिक होगा। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि कार्बन और आयोडीन के बीच में बना हुआ बंध अधिक लंबा होगा। किसकी कंपेयर में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच बने हुए बंध की तुलना में। ठीक, तो इसलिए मैंने लिखा कार्बन आयोडीन के बीच में बने हुए बंध की लंबाई अधिक है, किसकी कंपेयर में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बने हुए बंध की तुलना में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। फिर मैं बात करता हूं एल्किल हैलाइडो के विभाजन की विधियां। ये पेज नंबर 308 पर आपको दिया गया है और इसमें सबसे पहले एल्कोहलों से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइडो का विभाजन करते हैं। विभाजन का मतलब निर्माण, तो निर्माण की विधियों का हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले मेरे लिए जानना जरूरी है कि एल्कोहलों का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि ROH ये क्या कहलाते हैं, एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। अब इसके एग्जांपल्स के रूप में आप R एक एल्किल समूह है, आप यहां पर CH3OH भी ले सकते हैं, दैट इज मेथिल अल्कोहल। आप यहां पर C2H5OH भी ले सकते हैं, दैट इज एथिल अल्कोहल। यानी हम R के स्थान पर मेथिल समूह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिल समूह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार से आप R की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये जितनी भी समीकरण दी गई हैं ये जर्नल समीकरण है। इन समीकरणों की सहायता से हम मुख्य समीकरण बनानी सीखेंगे। ठीक, तो मैं यहां जर्नल फार्मूला ले रहा हूं, एल्कोहल का क्या है, ROH। और यानी ये सब एल्कोहल्स रखे हुए हैं और इनकी डिफरेंट यौगिकों के साथ में अभिक्रिया दिखा रखी है। पहली अभिक्रिया है ROH की HCl के साथ में। ठीक, इसको हैलोजन अम्ल बोलते हैं क्योंकि इसमें हैलोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए इसको हैलोजन अम्ल HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहली समीकरण में एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराई। किसकी उपस्थिति में कराई, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई। तो देखिए, वेरी सिंपल रिएक्शन, R इस Cl से अभिक्रिया करेगा,
और क्या बनाएगा RCl, ठीक, और प्लस HTOH के साथ अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या बन जाएगा H2O। तो ये जो RCl है ये क्या कहलाता है एल्किल, R एल्किल समूह है और Cl क्लोराइड है ना, तो हम इसको एल्किल क्लोराइड, या अगर मैं यहां X लेता HX, मैं यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकता हूं Cl के स्थान पर HX भी ले सकता हूं, तो हमें यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा RX, तो इसे हम क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड। तो इस तरह से अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ। तो हम यही सीख रहे हैं कि एल्किल हैलाइडों का गठन हमें किस प्रकार करना होता है। फिर मैं बात करूंगा अल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया, ठीक। इस H2SO4 को अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं HHSO4 तो आपको समीकरण समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए RBr से अभिक्रिया करेगा तो एल्किल ब्रोमाइड RBr ये प्राप्त हो गया, ठीक। अब ये जो H है, ठीक है, इसकी OH के साथ अभिक्रिया हो गई तो क्या बना H2O, और इसी प्रकार से ये जो सोडियम है ये HSO4 से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये भी बड़ी सिंपल रिएक्शन है। फिर अल्कोहल की PX3 और PCl5, यानी ये फास्फोरस का ट्राइहैलाइड है, ये फास्फोरस का पेंटाहैलाइड है। अगर मैं यहाँ Cl लूं तो मैं लिखूंगा PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और अगर मैं यहाँ Cl5 ले रहा हूं तो इसका नाम हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो दोनों में क्या अभिक्रिया होती है ये ध्यान देना है। R की X के साथ अभिक्रिया हो जाएगी और क्या बनेगा RX यानी एल्किल हैलाइड, और फिर H, ठीक है, P और O ये अभिक्रिया करके यौगिक बनाएंगे H3PO3, इसका निर्माण होगा H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका नाम लिख देता हूं मैं ऑर्थो, O स्टैंड फॉर ऑर्थो है ना, फॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए मेन कंपाउंड कौन है RX है, ठीक। अभी रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप यहां क्या करेंगे, यहां 3 दिखाई दे रहा है और H के कितने हैं 1, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3R, तो यहां भी आपको क्या करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं R के 3 हैं, इधर भी 3 है, H के 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन के 3 है, इधर भी 3 है, इधर फास्फोरस का 1 है, इधर 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो हमें एक बैलेंस्ड समीकरण हमें प्राप्त हो गई। बाकी ऊपर की समीकरण दोनों अपने आप बैलेंस है। इसी प्रकार से इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर आप अभिक्रिया कराते हो है ना, तो ROH की PCl5 के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो हमें RX ये प्राप्त हुआ, ठीक। इस PCl5 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं PCl3 into Cl, इससे थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक। तो RCl लीजिए, मैं X की जगह यहां Cl ही कर देता हूं RCl, ठीक, ये गया। फिर क्या बचा H और Cl, HCl, ठीक है, यानी पहले तो मैंने इसे ले लिया, फिर ये H और ये Cl, अब शेष क्या रह गया P, Cl3 और O यानी POCl3, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस, और ऑक्सीजन भी है इसमें, ऑक्सी, Cl भी है इसमें, क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करता हूं अल्कोहल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया। इट्स इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिनको इंपॉर्टेंट लगाया जाए उनको आपको अपनी बुक में भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर ही रखे हुए मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको बोलते हैं ग्रुप चेंज, है ना, जहां पर सीधे सीधे हमें समूह का परिवर्तन करना होता है। तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RX में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आप कभी इस तरह की समीकरण मिल जाए
जैसे इसका एक एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। अगर आपसे कह दिया जाए कि एथिल अल्कोहल है C2H5OH, है ना, इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। ठीक, इस तरह की समीकरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और आपसे क्या बनवा रहा है वो C2H5Cl बनवा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो यहां OH का परिवर्तन सीधे सीधे Cl में करना है आपको। तो इस तरह की समीकरण क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, उसमें आपको हेल्प करेगी। तो आपको क्या लिख देना है, सिर्फ ये अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होगी और किससे अभिक्रिया करानी है, क्लोरीन से अभिक्रिया करानी है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये ग्रुप चेंज में आपको काम आएगी। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं एल्कोहल की, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ अभिक्रिया। ठीक, तो होगा क्या, जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो R और एक Cl यानी RCl, ठीक, SO और एक O यानी SO2, ठीक है, और बाकी शेष क्या बचा, H और एक Cl यानी HCl। इस विधि का प्रयोग, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि है एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों के विरचन के लिए। ये वाली विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। क्यों, इसके पीछे कारण है कि एल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल जाती है, यानी ये दोनों जो अशुद्धियां होती हैं वो स्वतः गैस के रूप में पृथक हो जाती है और आपको शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसी कारण इन सब विधियों में इस विधि का प्रयोग एल्किल हैलाइडों के विरचन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको और ध्यान देनी है। एक तो मैंने लिखा हेलो अम्लों से, हेलो अम्ल कौन से होते हैं, हेलो अम्ल जिसमें हेलोजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, यानी HCl, HBr, है ना, और HI, ये क्या है, हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। इनकी एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, अब देखिए तीन प्रकार के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन जो है प्राइमरी हो, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा किसके साथ, हेलो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर इसके बाद 2 डिग्री और फिर इसके बाद 1 डिग्री। तो ये हो गया आपका हेलो अम्लों के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम, है ना। कौन सा क्रम लिया हमने, घटता हुआ क्रम, अर्थात प्रत्येक एल्किल हैलाइड हेलो अम्लों के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया देते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स के निर्माण की तिथि तो हमने लिख दी, लेकिन हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स कौन से होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि मेरे पास ये एग्जांपल है, ये मैंने ले लिया, बेंजीन बनाया, ठीक, और इसमें क्या किया, OH ले लिया, यानी फिनॉल, फिनॉल ले लिया। जैसे मैंने यहां एलिफेटिक कार्बन लिया था और उसके साथ OH लिया, यहां पर मैंने एरोमेटिक कार्बन वलय ले लिया और उसके साथ OH ले लिया। ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। अब मैं बात करता हूं कि क्या जैसे एल्कोहलों से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, क्या हम फिनोलों से भी, ठीक है, हेलो एरीन्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिखा कि एरिड हैलाइडों के विरचन के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं होती। कारण इसका क्या होता है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच, है ना, एक आंशिक द्विबंध उपस्थित हो जाता है। ठीक, और इस आंशिक द्विबंध की उपस्थिति के कारण, द्विबंध है नहीं, देखा है चिल्लर बॉडी आपको दे रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच आंशिक द्विबंध की उपस्थिति के कारण इस बंध को तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए फिनोलों से हम एरिड हैलाइडों का विरचन नहीं कर सकते। तो ये विधि केवल एल्किल हैलाइडों के विरचन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, एरिड हैलाइडों के विरचन के लिए इस विधि का उपयोग नहीं करते। ठीक है, हम लोग एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां पढ़ रहे थे। पहली विधि थी
एल्कोहलों से। इसी प्रकार से पेज नंबर 309 पर हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनाई जाएंगी, इसकी विभाजन की विधियां भी उल्लेख की गई है। सबसे पहले आता है एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनल द्वारा। तो एल्केन के रूप में यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्यूटेन का। किसका एग्जाम्पल है? ब्यूटेन का। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप भी जनरेट कर सकते हो। 1 2 3 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, ठीक। और बाकी क्या करना होता है आपको? संयोजकता सेटिस्फाइड करनी होती है। तो यहाँ 3, यहां भी कितनी? 3, यहां CH2 और यहां CH2। तो आपको यही वाला फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये किसका फार्मूला हो गया? ब्यूटेन का फार्मूला हो गया। तो उसने हेडिंग में कहा आपसे एल्केनों से, तो ब्यूटेन भी एक एल्केन है। फिर उसने कहा मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि ये जो हैलोजन परमाणु है ये 2 रूपों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। और कैसे? एक Cl+ और एक Cl- का निर्माण करेगा और इस तरह से मुक्त मूलक बन जाएंगे। अब ये क्या करेगा? इससे जाकर के जुड़ेगा, है ना, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहां से, ठीक। तो हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्या होगा? CH3 CH2 CH2, है ना, और एक हाइड्रोजन इस Cl से रिप्लेस हुई तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहां पर? CH2 Cl, ये हमें प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 और पहले पर क्लोरो, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। एक तो ये प्राप्त हुआ 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। इसी प्रकार से हाइड्रोजन यहां से भी क्लोरीन के माध्यम से रिप्लेस हो सकती है। तो दूसरा क्या बना? CH3 CH2, है ना, यहां क्या रह गया? CH CH और इसे मैं यहां लगा देता हूं Cl और CH3। ये कौन है? ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन के कारण ब्यूटेन का और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, तो इसलिए इसका IUPAC नेम लिख दिया मैंने 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस विधि में क्या होता है कि इनका मिश्रण प्राप्त होता है, यानी एक सिंगल कंपाउंड हमें प्राप्त नहीं होता। और यहाँ एक और कमी रहती है कि इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद दूसरी विधि आती है, ये इंपॉर्टेंट है कि एल्कीनों से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। तो ये मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और बाकी 4 संयोजकता पूरी करने के लिए 2 3 4 ये बॉन्ड्स लगा दिए, ठीक। इसकी अभिक्रिया कराई HX, है ना, तो उसने लिखा हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड में या Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो एल्कीनों से बनाने के लिए सबसे पहले उसने कहा हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड को इस एल्कीन में जोड़ना है, इसके द्वारा हमें प्राप्त करना है, ठीक। कैसे प्राप्त करेंगे? एक H इधर जोड़ दीजिएगा, एक X इधर जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से हमें कार्बन और यहां क्या प्राप्त हो गया? H, ठीक, कार्बन और यहां क्या जुड़ गया? X, ये जुड़ गया। ये जनरल समीकरण है। जनरल समीकरण कैसी होती है? जिसमें फॉर्मूले का उल्लेख नहीं किया होता, ठीक। तो सामान्य समीकरण के रूप में संयोजन की अभिक्रिया, देखिए अब ये थी सम एल्कीन, मतलब दोनों कार्बन पे समान परमाणु मौजूद है, लेकिन यहाँ एक विषम एल्कीन की चर्चा करेंगे हम लोग। इसको 1 2 3 कार्बन के कारण प्रोप कहा, और प्रोप इसमें पहले पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन की HI के साथ अभिक्रिया हमें दिखानी है, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये आपने क्लास 11th में एक नियम पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो विषम एल्कीनों में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को संयोजित करते हैं तो हमें मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करना होगा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगी जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, ठीक। तो यहां CH2 पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, तो हमारा जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH, तो I इधर जाएगी I, है ना, और H इधर गई
CH3, ये हमारा यौगिक बना। ठीक, इसके अलावा एक और यौगिक संभव है कि अब की बार मैंने यहां हाइड्रोजन दी और यहां आयोडीन दी, तो CH3, यहां जब मैं हाइड्रोजन दे रहा हूं तो क्या बन गया CH2 और यहां CH2I। लेकिन एक छोटी सी ध्यान देनी है कि ये मुख्य कंपाउंड है और ये बहुत अल्प मात्रा में हमें प्राप्त होता है, यानी प्राप्त तो मिश्रण ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला यौगिक हमें प्राथमिकता में प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। मार्कोनिकॉफ का नियम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। मार्कोनिकॉफ के नियम में कार्बन कार्बन द्विबंध में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। याद करो, मैंने फंडा दिया होगा आपको कि भगवान भी भरते का ही भरता है, यानी जिसमें पहले से ज्यादा है हाइड्रोजन उसी पे जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से हल करेंगे। फिर इसके बाद हैलोजन के संयोजन द्वारा, यहां तो हमने हाइड्रोजन हैलाइड को संयोजित किया था यानी HX, और यहां केवल हैलोजन का संयोजन करना है। किस पे? एल्कीन पे। एल्कीनों से बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो हमने एल्कीन का एक जनरल फार्मूला लिया, उसकी हैलोजन के रूप में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती है। ठीक है, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा एल्कीनों की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई। ब्रोमीन कौन सी? जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई हो, और ब्रोमीन का जो होता है रंग लाल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल्कीनों की कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई। ब्रोमीन कैसी? लाल रंग की। तो होगा क्या, एक Br यहां जाके जुड़ जाएगा, एक Br यहां जाकर के जुड़ जाएगा, तो हमें यौगिक प्राप्त हो गया HCBr, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड तो इसलिए कट गया क्योंकि एक संयोजकता एक्स्ट्रा आपकी जुड़ गई, 4 से फालतू संयोजकता आप नहीं कर सकते, H और Br। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। अब ये एक रंगहीन यौगिक है। कैसा यौगिक है? रंगहीन यौगिक। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि इंपॉर्टेंट समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीनों की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे कंपाउंड्स की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिकों की जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लाल रंग विलुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैसा यौगिक प्राप्त होता है? रंगहीन यौगिक प्राप्त होता है। और ये जो यौगिक प्राप्त हुआ, अभी आपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको सननिधि डाइब्रोमाइड, आपने 2 शब्द पढ़े थे, जैम और विस, है ना। तो उसी की बात हो रही है। यहां पर मैं विस डाइब्रोमाइड की बात कर रहा हूं। विस क्यों कहा गया इसे? आपने पढ़ा था कि जब 2 एल्किल समूह अलग अलग कार्बन पर, सॉरी एल्किल नहीं, 2 हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? विस यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसको हिंदी में जो मैं शुद्ध हिंदी का जो शब्द है वो सननिधि, और इंग्लिश का जो शब्द है वो क्या है? विस शब्द है। ठीक, तो ये थी आपकी हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। स्टूडेंट्स, जो भी समीकरण आप लिख रहे हैं, जो भी आपने पढ़ी समझी, उनको आप नोट तो करेंगे ही अपनी नोटबुक्स में, लेकिन साथ साथ रफ नोटबुक पे इनको बार बार लिख करके अभ्यास करेंगे। इक्वेशंस की प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। जय हिंद।